प्रिय मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पर बातचीत करेंगे और इस पर मुख्य परीक्षा के लिए या मेंस एग्जामिनेशन में सेकंड पेपर के लिए आप देखिए क्वेश्चन क्या बनता है। तो पहले आप क्वेश्चंस को भी लिख लें। क्वेश्चन ये होगा कि कंपनी की द्वैत प्रणाली एक ही साथ कंपनी में नियंत्रण, पथ प्रदर्शन के साथ साथ भारत भूमि पर ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का प्रथम प्रयोग था। तो ये क्वेश्चंस आपको करना है, लेकिन ये क्वेश्चंस आप कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि आप पिट्स इंडिया एक्ट को पहले जानें और फिर जब आप मैटर समझ लें तो आपको करना क्या है कि इसी मैटर से आपको क्वेश्चन जो हमने अभी आपके बीच में बोला उसी क्वेश्चन को अक्षर से सॉल्व करने की कोशिश करें। इधर उधर की बातें आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि शब्द सीमाएं होती हैं और शब्द सीमाओं को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी बातें कहनी है। फिर से मैं एक बार क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहा हूं। आप देखिए, कह रहा है कि कंपनी की द्वैत प्रणाली एक ही साथ कंपनी में नियंत्रण, पथ प्रदर्शन, मतलब एक ही साथ वो नियंत्रण भी कर रही है कंपनी को, कंपनी का पथ प्रदर्शन भी कर रही है और भारत भूमि पर ब्रिटिश संसद के स्वामित्व को स्थापित कर रही है। क्लियर? तो कह रहा है कि ऐसा करने का यह पहला प्रयोग था। क्लियर? तो अब आप के सामने ये क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन लिखा दिया तो आप समझ नहीं पाओगे और फिर आप रटने की कोशिश करोगे। जब रटने की कोशिश करोगे तो निश्चय मानो कि आपके अंदर मौलिकता का विकास नहीं हो पाएगा, आप मैटर को एनालिसिस नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ मान लीजिए कि यही क्वेश्चन रहे तो आप पक्का मानिएगा कि सिविल सेवा की परीक्षा कम से कम एक तो मतलब होता ही नहीं, उसके अंदर एक पार्ट बिल्कुल नहीं होता, उसके अंदर न्यूनतम 2 या 2 से अधिक जो सूचनाएं होती हैं या पार्ट्स होते हैं उनको जोड़ करके सिविल सेवा की परीक्षाओं के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इसमें भी आप देखिए क्या क्या बातें कर रहा है, देखिए कितनी बातें कर रहा है। तो अगर आप नहीं समझोगे तो आप नहीं कर पाओगे। देखो क्या क्या बातें कर रहा है। कह रहा है कि कंपनी की द्वैत प्रणाली, द्वैत मतलब डुअल सिस्टम में एक ही साथ क्या है, कंपनी के नियंत्रण की भी व्यवस्था कर रहा है, एक पॉइंट हो गया। फिर कह रहा है पथ प्रदर्शन की बातें भी कर रहा है और कह रहा है कि तीसरी बात भी कह रहा है कि भारत भूमि पर ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को स्थापित कर रहा है। क्लियर ना? तो आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है प्रश्न। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली बात आप ये जानो कि ये पिट्स क्या है। क्लियर ना? तो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट्स है।
क्लियर। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट्स कब बन रहे हैं प्रधानमंत्री? तो वर्ष आपको नहीं थिंक करना है, आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की सरकार जब ब्रिटिश सदन में विश्वास खो गई और गिर गई भारतीय प्रश्न पर, तब नए प्रधानमंत्री आए थे, प्रधानमंत्री पिट्स। अब सवाल यहां पर है कि वो सरकार गिरी क्यों? प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की सरकार, वो कौन सी बात थी जिसके कारण गिर गई? तो मेरे प्यारे बच्चों, वो बात थी प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ डंडास बिल को पारित कराना चाहते थे। अब प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि ये डंडास बिल क्या था? तो आप कहेंगे कि एडम स्मिथ की जो लेसलेस फेयर है या मुक्त व्यापार की नीति है, उसी को प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ भारत में इंपोज करना चाहते थे। क्लियर। और उनकी सरकार गिर गई। तो उनके स्थान पर जब नए प्रधानमंत्री पिट्स आए, तो प्रधानमंत्री पिट्स के सामने एक समस्या है, जरा आप देखिएगा। ये देखिए आप क्या लिखा है, ये लिखा है 1784। आप डेट को ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की सरकार गिरने के बाद जब नए प्रधानमंत्री पिट्स आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री पिट्स जिस समय सत्ता को ग्रहण कर रहे हैं, उस समय ब्रिटेन के इतिहास का एक काला दिन है। काला समय चल रहा है, बुरा दिन चल रहा है। कैसे बुरा दिन चल रहा था? जाहिर सी बात है कि 1783 की पेरिस ट्रीटी के द्वारा, या आप कह सकते हैं कि पेरिस संधि के द्वारा ब्रिटेन के हाथ से यूएस आजाद हो चुका था। 1783 में पेरिस ट्रीटी के द्वारा अमेरिका एक आजाद हो चुका था और ब्रिटेन की एक बहुत ज़्यादा कमाऊ, पैसा देने वाली, लाभ देने वाला जो उपनिवेश है, यह उपनिवेश समाप्त हो चुका था, निकल चुका था। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी को अच्छा अनुभव है, उनको ये पता है कि आखिर यूएस को आज़ाद कराने वाले लोग कौन हैं। तो आज़ाद कराने वाले लोग, यूएस को आज़ाद कराने वाले लोग बेस्ट कंपनी, जो कि ब्रिटिश कंपनी है, और ये जो बेस्ट कंपनी है या ब्रिटिश कंपनी है, यह ब्रिटेन की कंपनी थी, ब्रिटेन के लोगों द्वारा ही निर्मित कंपनी थी, और यही गई थी यूएस में व्यापार करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आप एक चीज देखो कि यही बेस्ट के लोगों ने अपने ही मातृ देश ब्रिटेन, या आप कह सकते हैं यूके से, बेहतर यह है कि आप ब्रिटेन लिखें, थोड़ा यूके अभी लिखना ठीक नहीं है, बाद में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या अंतर हो जाएगा ब्रिटेन और यूके के अंदर। लेकिन ब्रिटेन से लोग आज़ादी ले चुके थे। तो प्रधानमंत्री पिट्स को अमेरिका जाने का बड़ा दंश था, बड़ा दुख था। इसलिए प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि जो भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर लिया जाए, रेगुलेट कर लिया जाए। पहला पॉइंट आपके बीच में था, आपके क्वेश्चन में पहला पॉइंट था कि रेगुलेट कर दिया जाए। मतलब रेगुलेट कर दिया जाए मतलब आप कहेंगे नियंत्रित कर दिया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए। तो प्रधानमंत्री जी रेगुलेट करना चाहते हैं। क्लियर। तो प्रधानमंत्री जी कंपनी को रेगुलेट करना चाहते हैं, तो कैसे रेगुलेट करेंगे?
ठीक है, तो बच्चों आओ आगे देखते हैं कि इसका मतलब पीएम ब्रिटेन ये क्या चाह रहे हैं। तो आप कहोगे कि सर बस एक चीज चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी क्या? तो आप कहोगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्लियर, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को वो नियंत्रित करना चाहते हैं। नियंत्रित करने का मतलब यह है कि उनके ऊपर ब्रिटिश सदन की सर्वोच्चता को स्थापित करना चाहते हैं। मतलब वो एक ऐसे माहौल का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी संप्रभु बनने का सपना न देखे। क्लियर? तो अब प्रधानमंत्री जी क्या करना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए अपने ही शासन में, अपनी शासन का मतलब कंपनी शासन कर लो आप, कंपनी के शासन में क्या ला रहे हैं? आप कहेंगे कि सर दोगलापन ला रहे हैं या द्वैत प्रणाली ला रहे हैं। द्वैत प्रणाली ला रहे हैं, ड्यूअल सिस्टम ला रहे हैं। तो इस ड्यूअल सिस्टम के द्वारा प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये कंपनी के व्यापार की व्यवस्था करने के लिए बनाया गया डायरेक्टरों का एक संघ है। तो यही सारा का सारा काम करता था कंपनी का। ब्रिटेन लंदन के लीडन हॉल में बैठता था और यही कंपनी का भाग्य विधाता बना हुआ था। अब अगर आप सोचो, एक मिनट के लिए सोच लो आप, कि अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पर अंकुश न लगाया जाए तो ये व्यापारी लोग क्या कर देंगे? जाहिर सी बात है कि शक्तिशाली होकर के वही कार्य करेंगे जो अमेरिका में हुआ है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी करते क्या हैं? एक नई संस्था का निर्माण करते हैं और उसे कहा जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल कहा जाता है। तो बच्चों आपने ये चीज देखा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पिट्स इंडिया एक्ट के लागू होने से पहले यह सर्वे सर्वा थी, लेकिन आज बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर बना दिया गया। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट कर लीजिएगा, या इसी में कर सकते हैं आप, हम थोड़ा सा तोड़ दे रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्य था। क्लियर? और बच्चों इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कौन करता था? आप कहेंगे महामहिम सम्राट करते थे। क्लियर? और इसके अंदर 2 लोग, एक एक्सचेकर मतलब ब्रिटेन का वित्त मंत्री, एक तो आप ये चीज जान लीजिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को क्या बोला जाता है? एक्सचेकर। और दूसरा है ब्रिटेन की कैबिनेट का विदेश मंत्री या फॉरेन मिनिस्टर। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पदेन सदस्य थे, एक्स ऑफिको थे। क्लियर? तो बच्चों अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या करने लगी? नियंत्रित करने लगी। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को इस एक्ट ने पेनलाइज्ड किया, विवश कर दिया कि आप अपनी हर रिपोर्ट
बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देंगे। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन करके और इसके संप्रभु बनने का या सर्वोच्च बनने का की जो महत्वाकांक्षाएं थी उसको रोक लिया गया। क्लियर? और बच्चों एक बात और थी कि देखो, कंपनी का जो शासन भारत में चला रहा था गवर्नर जनरल, ठीक है, उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इन्होंने 3 सदस्यीय गुप्त समिति का गठन भी कर दिया था। और ये जो गुप्त समिति है, सीक्रेट कमेटी है, यह रिपोर्ट किसको देती थी? यह सीधे अपनी रिपोर्ट हाउस ऑफ कॉमन्स को देती थी, आप कह सकते हैं ब्रिटिश सदन को देती थी। तो इसका मतलब यह हो गया ना कि पूरी कंपनी को क्या कर लिया गया बच्चों? पूरी कंपनी को उन्होंने रेगुलेट कर लिया। क्लियर? तो आपका एक पॉइंट खत्म हो गया कि कंपनी को कैसे रेगुलेट किया गया। अब सेकंड बात आ रहा है कि यह कंपनी को कैसे पथ प्रदर्शन कर रहा है, टॉर्च बेरर का काम कैसे कर रही है। जो पेट्स इंडिया एक्ट है इसमें आपने देखा एक पॉइंट। अब आप ये देखिए कि कैसे, ठीक है, यह पथ प्रदर्शन का काम करता है। तो बच्चों आप याद रखिएगा, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा? तो आप कहोगे कि सर देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा? तो आप कहोगे कि देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 2 काम करेगा। एक, भारत में जो सेना है उस सेना को नियंत्रित करने का जिम्मेदारी अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नहीं होगी। ठीक है, अब वह किसकी होगी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की होगी। क्लियर बच्चों? और इसके साथ साथ एक बात और आई, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल 2 काम करेगा। एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, दूसरा मिलिट्री की जो भी गतिविधियां है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी जो भी प्लान है, वो सब कुछ कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर रहा है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को केवल व्यापार करना था, और वो व्यापार कैसे करेगी? आप कहेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की इच्छा के अनुरूप करेगी। कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश संसद की इच्छाओं को यह भारत पर लागू करना चाहेगी। तो ब्रिटिश संसद की इच्छा क्या है या प्रधानमंत्री जी की इच्छा क्या है? प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि हम भारत में कोई युद्ध नहीं करेंगे, हम किसी प्रकार का इंपीरियलिज्म में विश्वास नहीं करते या विस्तारवाद में विश्वास नहीं करते। क्लियर? हम तो भारत में एक बेहतर प्रबंध चाहते हैं, मैनेजमेंट चाहते हैं। क्लियर? और इस मैनेजमेंट के द्वारा हमको क्या मिलता रहेगा? आप कहोगे कि सर हमको एक चीज मिलता रहेगा। क्या चीजें होगी? तो आप बताओगे कि सर हमको एक निश्चित आय पाना है, निश्चित आय पाना है। तो ऐसी स्थिति में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और उसके गवर्नर जनरल दोनों से यह मना करती है कि आप युद्ध नहीं करोगे। आप पहली चीज कि बिना आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति पाए हुए न तो आप कोई युद्ध कर सकते हैं और न ही कोई शांति समझौते कर सकते हैं। दूसरी बात कि हम विस्तार की बातें आप छोड़ दो, प्रबंध आप करो
ताकि हम मौसम कुछ भी हो, परिस्थितियां कुछ भी हो, और हमें एक निश्चित आय मिलती रहे। बच्चों, इसके बाद कंपनी का जो भारतीय भूभाग था, उस या भारत में कंपनी की जो सीमाएं थीं, भौगोलिक सीमाएं थीं, विस्तार था, ये संपूर्ण जो क्षेत्र है वह किसके हाथों में आ गया? तो आप कहोगे कि सर यह सब कुछ ब्रिटिश सदन के हाथों में आ गया। ठीक है, मतलब जो कंपनी की भारतीय भूभाग है, भारतीय भूभाग में कंपनी की जो भी संस्थाएं हैं, मतलब भारत में जो कंपनी का भूभाग है और भारत के अंदर जो कंपनी की संस्थाएं हैं, अब वे अपने भविष्य को लेकर ब्रिटिश संसद पर अवलंबित हो गई। और मेरे प्यारे बच्चों, कहा तो ये जाता है कि ये जो आधिपत्य रहा भारतीय भूभाग पर और उसके वहां पर स्थापित संस्थाओं पर, यह केवल एक प्रशासनिक था, राजनीतिक था। तो आप याद रखिएगा कि जब केवल प्रशासनिक और राजनीतिक की बात की गई तो निश्चय ही प्रशासनिक और राजनीतिक अगर अधिकार किसी दूसरे के हाथ में आ जाए तो किसी भी व्यक्ति का वजूद, ठीक है, अपने आप समाप्त हो जाता है। इस प्रकार पिट्स इंडिया एक्ट क्या कर रहा है? एक ही साथ क्या क्या काम कर रहा है? एक तो कंपनी को रेगुलेट कर रहा है, दूसरी तरफ कंपनी को पथ प्रदर्शित कर रहा है कि भाई देखो ऐसा मत करना, और तीसरी बात क्या कर रहा है कि कंपनी की जो भारतीय भूभाग में सीमाएं हैं उसको भी समाप्त कर दे रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों, आपने पिट्स इंडिया एक्ट को हमने बड़े ही व्यापक तरीके से और जैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं उस तरह से मैंने आपके बीच में नरेशन किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारी पूरी बात समझ में नहीं आई, पूरी बात समझ में आ ही गई होगी, और जो बातें समझ में नहीं आई आप उसको कमेंट करके आप इसका आंसर पुनः जान सकते हैं। और दूसरा जो पोर्शन हम आपके बीच में लेकर आने वाले हैं वह मेंस का क्वेश्चन होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा और बातें कर दें। संवैधानिक जो विकास का इतिहास है उसमें थोड़ी सी बात और कर देते हैं। खैर उससे मुख्य परीक्षा से हमको लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर लिंक करना चाहेगा, क्वेश्चन को पिछला बना देगा इसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, जोड़ना चाहे तो जोड़ सकता है। तो आप याद रखिएगा एक और एक्ट आएगा और वो है 1786 का संशोधन अधिनियम। तो देखिए जो 1786 का संशोधन अधिनियम आता है बच्चों, ये है क्या? तो आइए 2 मिनट का मैटर है, उसको देख लेते हैं। 1786 का संशोधन अधिनियम। अमेंडमेंट एक्ट। तो आप याद रखिएगा क्या संशोधन की बात आ रही है, क्यों संशोधन की बात आ रही है। तो बच्चों आप याद रखिएगा संशोधन की बात क्यों आई, क्योंकि पीएम पिट्स, प्रधानमंत्री पिट्स लॉर्ड कॉर्नवालिस को
अगला गवर्नर जनरल बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री पिट्स लॉर्ड कॉर्नवालिस को अगला गवर्नर जनरल बनाना चाहते हैं। ठीक है ना बच्चों? क्यों कॉर्नवालिस को ही क्यों बनाना चाहते हैं? कौन सी ऐसी खास बात है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने देखा था कि जिस समय यूएसए में ब्रिटेन के विरुद्ध आजादी की लड़ाई चल रही थी या स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था या अमेरिका की क्रांति हो रही थी, तो उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस ही ब्रिटिश फौज के सेनापति थे और इनके सामरिक कौशल, इनकी प्रबंधन की क्षमता से प्रधानमंत्री पिट्स बखूबी परिचित थे और उनके इन्हीं गुणों के कारण प्रधानमंत्री पिट्स कॉर्नवालिस को भारत भेजना चाहते हैं। लेकिन कॉर्नवालिस नहीं आना चाहते। क्यों नहीं आना चाह रहे भैया? इतना बड़ा पद है, आप उस पद को क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं साहब? तो उन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि देखिए हम तभी जाएंगे, ठीक है, इंडिया के अंदर जब हमें गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर इन चीफ का भी पद दे दिया जाए, CNC का भी पद दे दिया जाए। अब सवाल इस बात का है कि भाई ऐसा तो नहीं होता कि एक ही व्यक्ति के अंदर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब नागरिक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी तरफ मिलिट्री का भी सेनापति का अधिकार दे दिया जाए। लेकिन बिना इसको दिए वो आना नहीं चाहते, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 1786 का संशोधन अधिनियम ला करके और यह कह दिया कि अगर आप चाहें, मतलब अगर कोई चाहे, ठीक है, तो एक ही व्यक्ति को दोनों पावर दे सकता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों 1786 का संशोधन अधिनियम इसलिए लाया गया था। एक पॉइंट बहुत छोटा सा है, वो भी बहुत वैल्यूएबल नहीं है आपकी मुख्य परीक्षा के लिए, फिर भी मुझे आपसे ये भी कहना है, वो है कि देखिए कभी कभी हम बड़े अनिर्णय की स्थिति में होते हैं, अज्ञानता की स्थिति में होते हैं। जब हम प्री एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं तो हमसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जो कि सामान्यतः पॉलिटी की किताबों में नहीं मिलते हैं और वो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित होते हैं और हमारे बच्चे शायद ये सोच करके चल रहे होते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन तो मुख्य परीक्षा का विषय है, यह एक आत्महत्या करती, ऐसी सोच एक आत्महत्या करती तो कुछ नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों अब हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और वो है 1793 का चार्टर्ड एक्ट। तो आइए उस पर भी चर्चा करते हैं और इसके बाद हम मुख्य परीक्षा के जो क्वेश्चंस बनते हैं सेकंड पेपर में, ठीक है, उस पर बात करेंगे। तो देखिए 1793 का जो चार्टर्ड एक्ट आता है, ज़रा हम उस पर चर्चा कर लें। तो मेरे प्यारे बच्चों जो 93 का चार्टर्ड एक्ट है, इसको बताने से पहले मैं आपके बीच में एक बेस मैटर पर जो रहस्य का पर्दा है उस पर्दे को उठाना चाहूँगा। देखिए जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था
तो उस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक बात कही गई थी, क्या कि ब्रिटिश सरकार 20 वर्षों तक कंपनी की गतिविधियों को देखेगी, उसका मूल्यांकन करेगी और फिर अपने अनुरूप पाने पर ही उसे अगले 20 साल तक के लिए व्यापार की अनुमति देगी। इसके साथ ये भी कहा गया था, एक तो बात ये कही गई थी और फिर ये भी कहा गया था, और उस अनुमति में 20 साल बाद जो अनुमति दी जाएगी, उसमें जो 9 परिवर्तन होंगे वह 9 परिवर्तन कंपनी प्रशासन की एक अनिवार्यता होगी, उसको मानना कंपनी प्रशासन की एक अनिवार्यता होगी। तो जाहिर सी बात है कि 20 साल बाद आएगा तो 1793 में आएगा, फिर 20 साल बाद 1813 में आएगा, फिर 20 साल बाद 33 में आएगा, फिर 20 साल बाद 53 में आएगा, ठीक है। लेकिन अगला 20 साल नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ कहा गया था ना बच्चों कि हम 20 साल पर आपका मूल्यांकन करेंगे। तो 53 में जो मूल्यांकन किया गया तो ब्रिटिश संसद कंपनी की गतिविधियों से संतुष्ट नहीं हो पाई थी, इसलिए उसमें 20 साल के व्यापार की अनुमति नहीं दी गई थी। तो फिलहाल यहाँ तो 20 साल के लिए मिल रही है ना 1793 में। तो आइए जरा देख लेते हैं कि 1793 के चार्टर्ड एक्ट में जो 20 साल की अनुमति दी जा रही है उसमें क्या कहा गया। तो पहली चीज तो आप एक कही दो, इसको हटा लो आप। एक, भैया आप आगे बढ़ के 20 साल तक व्यापार करो और चलो, ठीक है, और आगे आप 20 साल तक का व्यापार करो, चलो, ये बात उन्होंने कह दिया। फिर इसमें कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, इसका जो अध्यक्ष होगा उसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाएगा। क्लियर? मतलब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, आप कह सकते हैं बीसी हम लिख देते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो 6 मेंबर हैं, इस 6 मेंबर्स में आपको याद रखना है कि एक इसका हेड होगा, मतलब एचओडी होगा, मुखिया होगा, प्रिंसिपल होगा या प्रेसिडेंट होगा, उसको क्या कहा जाएगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाएगा। और शेष सदस्यों को कमिश्नर कहा जाएगा। क्लियर? और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य और अध्यक्ष हैं, इनका वेतन और भत्ता ये कौन देगा? तो आप कहेंगे कंपनी के भारतीय राजकोष से आएगा। कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो कहां से पैसा आएगा? कंपनी के ही राजकोष से आएगा। ठीक है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहां बैठता है? लंदन में बैठता है। क्लियर? और इनके जो वेतन और भत्ते थे वो बहुत बड़े थे। तो निश्चय ही है कि आप देख रहे हैं वेल्थ ड्रेन हो रहा है। भारत का जो धन है उसके निष्कासन की व्यवस्था दी जा रही है। क्लियर? वैसे भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी वेतन कंपनी से ही दिया जाता था। तो इस प्रकार से ड्रेन, तो वेल्थ का ड्रेन तो पहले से ही हो रहा था। इसके साथ साथ 1793 के चार्टर्ड एक्ट में अन्य बातें भी कही गई थी। वो ये कहा गया था कि जब तक ना कहा जाए कम से कम 2 लोग, गवर्नर जनरल महोदय और कमांडर इन चीफ महोदय, अवकाश के दिनों में भी भारत से बाहर नहीं आ सकेंगे। क्लियर? तो बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है 1793 का चार्टर्ड एक्ट। और अब हम देखेंगे 1813 का चार्टर्ड एक्ट। 1813 के चार्टर्ड एक्ट पर क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो पहली चीज आप याद रखिएगा कि जो 1813 का चार्टर्ड एक्ट है, इस पर हम लोग चर्चा तो करेंगे कि 1813 का चार्टर्ड एक्ट क्या है।
क्लियर बच्चों? तो देखो, जो 1813 का चार्टर्ड एक्ट है, इसे हम लोग पॉइंट वाइज ना पढ़ करके अगर मुख्य परीक्षा में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसके आधार पे पढ़ें तो हमारी जो मुश्किलें होती हैं पॉइंट अप्रोच को रटना और सब चीज़ें, वो एक समझ हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होती है। तो इसके लिए ज़रूरत है कि आप 1813 के चार्टर्ड एक्ट से उठने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें से या उन क्वेश्चनों के प्रकाश में अगर आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपके अंदर एक लॉजिक डेवलप हो जाएगा, और जब वो लॉजिक डेवलप हो जाएगा तो इससे आप जहाँ परफेक्ट होंगे वहीं एग्जैक्ट भी हो जाएंगे। मतलब आप कंप्लीट कह सकते हैं, कंप्लीट हो सकते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट है इस पर क्या क्वेश्चन बन रहा है। क्लियर बच्चों? तो आइए, क्वेश्चन मैं आपके सामने बोल रहा हूं और आप उस क्वेश्चन को आप लिखें। तो आप लिखें, नेपोलियन की एम्बार्गो व्यवस्था, नेपोलियन की एम्बार्गो एम्बार्गो की अगर हम हिंदी लिख दें तो इसका मतलब होता है घाटबंदी। घाटबंदी। तो अब इस क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं तो उसको आपके अनुरूप चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि नेपोलियन की एम्बार्गो व्यवस्था एवं एडम स्मिथ की मुक्त व्यापार की नीति का स्वाभाविक परिणाम था 1813 का चार्टर्ड एक्ट। क्लियर? फिर से आप क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि नेपोलियन कि ये लिखा हुआ एम्बार्गो, तो हम यहां पर ऐसे कर दे रहे हैं। तो कह रहा है कि नेपोलियन के एम्बार्गो व्यवस्था और एडम स्मिथ की मुक्त व्यापार नीति का स्वाभाविक परिणाम 1813 का चार्टर्ड एक्ट था। बच्चों, यह आपका क्वेश्चन हुआ। नेपोलियन की एम्बार्गो व्यवस्था एवं एडम स्मिथ की मुक्त व्यापार नीति का स्वाभाविक परिणति क्या है? 1813 का चार्टर्ड एक्ट। तो आप देखो, सिविल का कोई भी क्वेश्चन अकेला तो नहीं है ना। आप देख रहे हो, एक तरफ तो ये कह रहा है कि एम्बार्गो व्यवस्था, और कह रहा है कि एडम स्मिथ की मुक्त व्यापार की नीति का स्वाभाविक परिणाम 1813 का चार्टर्ड एक्ट था। आप ध्यान दें
कि यहाँ पर जो भी क्लास में क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं यह कोई पिटे पिटाए क्वेश्चंस नहीं है कि सिविल सर्विसेज में एक क्वेश्चन आ चुका है और इसलिए हम 2019 का 2018 के फिर से उन क्वेश्चन को पढ़ें, उसका हमारे सामने कोई औचित्य नहीं है। हमें अपने अध्ययन को कंप्लीट और एनालिटिकल बनाना होगा, तभी हमारी बातें बन पाएंगी। क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने पिछले दिनों में आए हुए क्वेश्चनों को, जैसे 2018 का कर लीजिए, 15 कर लीजिए, 14 कर लीजिए, 13 कर लीजिए, 19-20 के क्वेश्चन हर साल का आप क्वेश्चन कर लीजिए, तो बच्चों इससे आपका बहुत लाभ नहीं होता। आप टॉपिक को उठाइए और उस टॉपिक पर क्वेश्चन बना के लिखिए, तो निश्चय मानिएगा कि आपसे क्वेश्चंस नहीं छूट पाएंगे और आप बहुत अच्छा कर जाओगे। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं कि नेपोलियन की व्यवस्था, एम्बार्गो की व्यवस्था और एडम स्मिथ की मुक्त व्यापार नीति, दोनों का अगर योग कर दिया जाए तो 1813 का चार्टर्ड एक्ट है। क्लियर? तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, नेपोलियन कौन है ये तो आप जानते हो। और ये नेपोलियन, जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रांस के सम्राट हैं और इनकी इच्छा क्या है। नेपोलियन जो फ्रांस के सम्राट हैं, इनकी इच्छा क्या है? इनकी इच्छा है कि एक ग्रेटर फ्रांस का निर्माण करना, बृहत्तर फ्रांस बनाना चाहते हैं। और बृहत्तर फ्रांस कब बनेगा? जब यूरोप के लोग या यूरोपीय देश या यूरोपियन लोग या यूरोपियन कंट्रीज फ्रांस की सीमाओं के अंदर आ जाएं या फ्रांस की छतरी के नीचे आ जाएं। क्लियर? और इसीलिए इन्होंने, जो रूस के शासक थे जार पालसर, तो उनसे उन्होंने कहा था कि हम ही और तुम तो यूरोप है। लेकिन आप याद रखिएगा, नेपोलियन लगभग यूरोप के अधिकांश देशों को जीत चुके थे। लेकिन नेपोलियन के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा था वह था यूके, मतलब आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन। तो ब्रिटेन को अगर हम नहीं जीतते या ब्रिटेन हमारा सबऑर्डिनेट नहीं बनता, तब तक बृहत्तर फ्रांस का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। क्लियर बच्चों? और इसके पहले नेपोलियन ने ब्रिटेन को पराजित करने के लिए तमाम अपनी चालें चली भी थी और उन प्रत्येक चालों में नेपोलियन फेल हो चुके थे और नेपोलियन अच्छी तरह से जान चुके थे कि इंग्लिश चैनल को पार करना ये उनके बस की बात नहीं है। इंग्लिश चैनल मतलब आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो डिमार्केटर है, विभाजक है, वो विभाजक लाइन है इंग्लिश चैनल। और बच्चों, जब तक हम इस इंग्लिश चैनल पर अधिकार नहीं कर पाएंगे, तब तक हम ब्रिटेन पर अधिकार नहीं कर पाएंगे। और वो ये भी जानते थे कि
कि ब्रिटेन को समुद्र में हराना या जल में हराना, ठीक है, यह बहुत ही दुरूह कार्य है। बहुत ही मुश्किल काम है ब्रिटेन को हराना युद्ध में, क्योंकि ब्रिटेन समुद्र की अजेय शक्ति था और उस शक्ति को चुनौती देने के लिए या चैलेंज देने की जब जब नेपोलियन ने कोशिश की, उन्हें बहुत बुरी तरह से हारना पड़ा था। मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए नेपोलियन के सामने एक विकल्प था कि हम ब्रिटेन को व्यापार के क्षेत्र में हराएं। नेपोलियन ब्रिटेन को कहां हराना चाह रहे थे? आप कहेंगे व्यापार के क्षेत्र में हराना चाहते थे, क्योंकि जो ब्रिटेन है वह कैसा कंट्री है? आप कहेंगे कि सर ये व्यापारिक देश है, सर इसकी अर्थव्यवस्था, टोटल अर्थव्यवस्था इसकी व्यापार पर टिकी है। तो आप एक बात बताओ, अगर हम किसी व्यापारी के व्यापार को तोड़ दें तो अपने आप घुटने पे आ जाएगा। क्लियर? और यही कारण था कि नेपोलियन ने ब्रिटेन के व्यापार को तोड़ने के लिए कुछ आदेश जारी किए थे। जैसे ये आप याद रखिएगा, 1806, 1807, 1808 और 1810। ये 1806 में उन्होंने बर्लिन डिक्री लाया था। क्या लाया? बर्लिन ज्ञप्ति, या आप कह सकते हैं डिक्री के द्वारा उन्होंने अपने मित्र देशों, अधीनस्थ देशों, यूरोप के जो मित्र देश हैं, मेरे अधीनस्थ देश हैं, उनको यह कहा इसी बर्लिन ज्ञप्ति के द्वारा या डिक्री के द्वारा कि आप ब्रिटेन से व्यापार न करें। फिर इसके बाद जब उन्होंने देखा कि साहब ये नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने एक 1807 में वारसा डिक्री लाया। वारसा डिक्री लाया और इसके द्वारा भी ब्रिटेन के व्यापार को तोड़ने की बात की थी। 1808 में इन्होंने मिलान घोषणा किया था और मिलान घोषणा के द्वारा भी वे ब्रिटेन के व्यापार को तोड़ना चाहते थे। 1810 में फ़ॉन्टेनब्लेउ आदेश के द्वारा भी वो क्या करना चाह रहे हैं? तो आप कह देंगे कि सर वह एक चीज़ चाहते हैं कि ब्रिटेन पर कंप्लीट घाटबंदी या एम्बार्गो लागू कर दिया जाए, और यदि ब्रिटेन की जहाज़ें किसी भी मित्र देश या अधीनस्थ देश के बंदरगाहों से गुजरती हैं तो उसे लूट लिया जाए और लूट करके, ठीक है, वह संपत्ति, मतलब जो कुछ भी है, बर्बाद कर दिया जाए। तो अब ब्रिटेन क्या करेगा? ब्रिटेन, ये जो आपदा आई है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, श्रीमान मोदी जी ने कहा था कि सफल व्यक्ति वही है जो आपदा को अवसर में बदल दे। कोविड के दौरान उन्होंने कहा भी। तो बच्चों, श्रीमान मोदी कि ये बातें कितनी सफल हो रही हैं वो आप यहां देखेंगे। यहां पर आपको याद रखना होगा कि ब्रिटेन ने जो आपदा आई, उस आपदा के तहत जो अपनी कंपनियां थीं, व्यापारिक कंपनियां थीं, उनसे कहा कि आप अपने माल को बाहर न ले जाएं। क्लियर? खुद उन्होंने अपने ऊपर बैन लगा दिया। लेकिन याद रखिएगा, ब्रिटेन जैसा एक शासी देश
अपने माल पर प्रतिबंध तो लगा देता है विदेशों में जाने पर, लेकिन अपने फैक्ट्रियों पर वो रोक नहीं लगाता। उसकी फैक्ट्रियां चलती रही, उत्पादन होता रहा, जो वेयर हाउस थे या स्टोर हाउस थे ये लगातार भरते चले गए। लेकिन एक वक्त आता है जब नेपोलियन युद्ध हार जाते हैं और उन्हें सेंट हेलेना की जेल में निर्वासित होना पड़ा था। तो मेरे बच्चों, जब नेपोलियन युद्ध हार गए तब प्रश्न आया कि अब जो ब्रिटेन के अंदर माल है, इस माल का क्या होगा। क्लियर? जो फैक्ट्रियों ने यहां पर माल बना करके स्टोर कर दिया है, उस माल का क्या होगा। तो ऐसी स्थितियों में आपका एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि नेपोलियन की एम्बार्गो व्यवस्था क्या थी और कैसे 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट है वो उससे प्रभावित है। अब दूसरी बात आप देख रहे हैं, वो क्या है। बच्चों देखो, ब्रिटेन की फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित माल ब्रिटेन में भरा पड़ा है, लेकिन आज एम्बार्गो समाप्त हो चुका है। और जब एम्बार्गो समाप्त हो चुका है तो हमको चाहिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाए। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली है, इसी का एंड कर दिया जाए, या आप कह सकते हैं इसका अंत कर दिया जाए। और ब्रिटेन की कोई भी कंपनी यह लाइसेंस ले ले और लाइसेंस लेकर के यह भारत के साथ व्यापार कर सकती है। क्लियर? तो बच्चों, ये एडम स्मिथ ही तो हैं। मुक्त व्यापार, कोई मोनोपोली नहीं, किसी को कोई राइट्स नहीं, जिसकी जो इच्छा चाहे वो करे। क्लियर? तो अब सवाल इसकी बात ये आ गई कि ये लाइसेंस कौन देगा। तो ये हुआ कि भाई देखो, कंपनी के दो ही स्वामी हैं, कंपनी के दो मालिक हैं। एक सीडी है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, और दूसरा बीसी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। इसमें से कोई भी एक ने अगर किसी भी एजेंसी को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दिया है, तो आप भारत जाएंगे और व्यापार कर सकते हैं। चाहे व्यापार में धर्म का प्रचार भी था। क्लियर? और इसके साथ साथ उस समय भारत शिक्षण संस्थाएं भी एक तरह से क्या है, ठीक है, व्यावसायिक तो हैं। तो ऐसी स्थिति में यह भी कहा गया, एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट यहां आ रहा है कि यह कहा गया कि कोई भी एजेंसी, ब्रिटेन की कोई भी एजेंसी जा करके और भारत के अंदर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, मनचाहा धर्म का प्रचार कर सकता है। कोई भी ईसाई मिशनरियां जा सकती हैं, ठीक है, ये अपना काम कर सकते हैं, शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी बातें, ठीक है, इसके अंदर कही गई। और बच्चों, ऐसा करके क्या किया गया, एम्बार्गो का भी मैटर आपको समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। लेकिन एक बात याद थी कि जब सब लोग यहां व्यापार करने जाएंगे, ब्रिटिश लोग व्यापार करने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक शिक्षा की कोई मान्य विधि चाहिए, ठीक है। क्लियर? वह शिक्षा की मान्य विधि क्या होगी? तो इन्होंने कहा कि साहब आप जो गवर्नर जनरल महोदय हैं, वह गवर्नर जनरल महोदय एक कोई रिकमेंडेड या मान्य शिक्षण व्यवस्था की स्थापना करें, और उसके लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष आवंटित भी कर दिया गया था। क्लियर? तो बच्चों, इस प्रकार 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट है वो आपने देखा कि क्या है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि 1813 के चार्टर्ड एक्ट के अंदर चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, इन दोनों ही चीजों पर कंपनी की मोनोपोली बनी रही। तो बच्चों,
आज आपका ये हमने दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया है। और अब कल हम लोग देखेंगे कि अगला हम क्वेश्चंस अगले जो क्लास का है वो आपके बीच में ठीक है ओपन कर दे रहे हैं। और वो ये है कि 1833 के चार्टर्ड एक्ट का क्वेश्चन आपके बीच में जा रहा है। वो ये है कि हेलेना एक्ट या सेंट हेलेना एक्ट जर्मी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल के उपयोगितावाद से प्रेरित है। क्लियर? और प्रणव के साथ इसमें मानवता के लिए भी कुछ संदेश हैं। ठीक है, तो लेकिन इसे हम लोग अगले दिन देखेंगे। बच्चों आज इतना ही। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक। नमस्ते।